आप सभी का स्वागत है मेंटोर दी क्लासेस में। मैं हूं सचिन। और जैसा कि लास्ट सेशन में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने जो काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी किए थे, और मैंने आपको उसमें स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में बताया था। तो आज उसी पे कुछ और उसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देन हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमने नेक्स्ट लास्ट सेशन में हमने कम किए थे। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको लास्ट सेशन जरूर एक बार देख लेना चाहिए, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट सभी क्लियर हो। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सीबीएसई बच्चों, सीबीएसई बोर्स एटॉमिक मॉडल एटम्स और न्यूक्लियाई में से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर हो सकता है कि भाई आपको जो है गीगर और मार्स एक्सपेरिमेंट से भी कोई बेसिक क्वेश्चंस उठा के डाल दिया जाए। बट लेकिन आपको इस सेशन को पढ़ने से पहले आपको लास्ट सेशन जरूर जो है एक बार देख लेना चाहिए। टॉपिक है वन शॉट सीरीज में, टॉपिक है एटम्स न्यूक्लियाई। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि एटम्स में आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल करा चुका हूं, और बोर्स एटॉमिक मॉडल पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपने मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है कितना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, यानी कि एल इक्वल टू होता है एन एच अपॉन टू पाई। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो उसके पास वो वहां पर एनर्जी उसकी क्या है, सफिशिएंट है, वहां कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाता है तो वहां पर उसको वहां एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और हाई एनर्जी से लो एनर्जी आएगा तो फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। लो से हाई जाएगा तो फोटोन क्या होगा, उसको फोटोन चाहिए, उसको फोटोन से एनर्जी क्या होगी, चाहिएगी। देन बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों फेल होता है? बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? हाइड्रोजन लाइक स्मॉल एटम्स के लिए था। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या हो जाता है बच्चों, फेल हो जाता है। और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जो बताया वही वहां फ्रीक्वेंसी का डिटेल दी गई, बट लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस में जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आता है तो यहाँ पर जो फोटोन रिलीज होता है या फ्रिक्वेंसी की बात तो हो जाती है, बट लेकिन वहां पर इंटेंसिटी की कोई बात नहीं होती है। ऑर्बिट सर्कुलर लिए गए, बट लेकिन ऑर्बिट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट अवेलेबल है तो सर्कुलर ऑर्बिट क्यों लिए गए? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल भी क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। देन कुछ आगे से मैंने आपसे बोला कि भाई बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल ए बी और सी तीन एनर्जी लेवल से दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सी से बी अगर होता है, सी से अगर बी होता है तो वहां वेवलेंथ जो एमिट होती है, जो फोटोन की वेवलेंथ एमिट होती है वो कितनी होती है बच्चों, लैम्डा वन। अगर बी से ए में आता है तो वहां पर जो फोटोन की वेवलेंथ एमिट होती है वो कितनी होती है, लैम्डा टू। और अगर सी से ए में आता है तो वहां पर फोटोन की जो वेवलेंथ एमिट होती है कितनी बच्चों, लैम्डा थ्री। तो हमें क्या है, लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री तीनों में एक रिलेशन क्या करना है, ड्राइव करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और जब क्वेश्चन ड्राइव या प्रूव करने के लिए आ जाए कि भाई आपको रिलेशन निकालना है इन तीनों में क्या, और प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको थोड़ा करने का मेथड देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट में जाते हैं। जब सी से बी में आएगा तो यानी कि ईसी माइनस ईबी, जो एनर्जी का डिफरेंस इक्वल होगा वो होगा एच सी अपॉन कितना, वेवलेंथ कितनी है बच्चों, लैम्डा वन। इक्वेशन होगी फर्स्ट। जब वो बी से ए में आ रहा है तो Eb माइनस आप लिखोगे कितना बच्चों, Ea। दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और कितनी होगी, फोटोन्स की एनर्जी एच सी अपॉन वेवलेंथ कितनी है बी से ए में, लैम्डा टू। इक्वेशन सेकंड हो गई। और सी से डायरेक्टली जब वो ए में आ रहा है तो Ec माइनस ई ए, वहां एनर्जी रिलीज हो रही है एच सी। फोटोन की वेवलेंथ यहां पर कितनी है, लैम्डा थ्री है। ठीक है, कितनी है बच्चों, लैम्डा थ्री। ये हो गई थर्ड। अगर मैं यहां पर Ec माइनस ई ए लिखता हूं तो बच्चों ये इक्वल होगा किसके, Ec माइनस ईबी, Ec माइनस ईबी प्लस ईबी माइनस ई ए। इस एनर्जी के, यानी कि ये एनर्जी और ये एनर्जी डिफरेंस, यानी कि
सी और बी का एनर्जी डिफरेंस और बी माइनस ए का एनर्जी डिफरेंस को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो सी माइनस ए के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी माइनस ई ए बच्चों हमने यहाँ पे बाई द थर्ड निकाला हुआ कितना, एच सी अपॉन लेमडा 3 इक्वल्स टू ईसी माइनस ईबी है क्या हमारे पास, ईसी माइनस ईबी है, राइट। कितना है, एच सी अपॉन कितना लेमडा 1 और ईबी माइनस ई ए, ईबी माइनस ए बाई सेकेंड इक्वेशन कितना, एच सी अपॉन लेमडा 2। एच सी बच्चों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बाई लेमडा 3 इक्वल हो जाता है यहाँ पर 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। तो सिंपली क्वेश्चन है और क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, बस कंसेप्ट भैया क्लियर होने चाहिए। यही है कि आप जो भाई पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिए, क्या क्या कंसेप्ट में आपको बार बार रिपीट भी कर रहा हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। एक क्वेश्चन है कि इसमें आपको दिया हुआ है कि 12.9 eV beam of electron is used to bombard a gaseous hydrogen atom at room temperature up to which energy level the hydrogen atom will be excited, calculate the lambda of the first member of Paschen series। चलिए जानते हैं, मैंने कल आपको बोला था कि भैया आप एनर्जी लेवल के, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के एनर्जी को आप याद भी कर लो, क्वेश्चन बहुत आसान भी रहेगा और जल्दी हो जाएगा। पहला एनर्जी लेवल का कितना है, एनर्जी -13.6 ईबी, एन बराबर कितना बच्चों 1। सेकंड की बात करें एन बराबर 2, तो यहाँ एनर्जी कितनी होती है माइनस के 3.45। थर्ड एनर्जी लेवल कितना होती है -1.51 ईबी, एन बराबर 3। फोर्थ एनर्जी लेवल फटाफट बोलो कितनी होती है फोर्थ एनर्जी लेवल की, -0.85 ईवी, एन बराबर 4, एन बराबर 4। और फिफ्थ एनर्जी लेवल की बोलेंगे तो, फिफ्थ एनर्जी लेवल की बोलेंगे तो कितनी होती है, फिफ्थ एनर्जी लेवल की होती है माइनस के 0.54, ठीक है, माइनस के 0.54। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम 12.9 ईबी यानी कि एनर्जी दें, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को, और वो अप टू विच एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम विल बी एक्साइटेड, यानी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ग्राउंड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन है और हमने इसको एनर्जी दी कितनी 12.9 ईबी, तो ये कहां तक एक्साइट होगा, ये किस एनर्जी लेवल तक एक्साइट होगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है भैया 12.9 ईबी, इसके इससे थोड़ी कम, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम, इसके नियरली आसपास एनर्जी डिफरेंस चेक करो कि किस एनर्जी लेवल का इसके आसपास एनर्जी डिफरेंस है, वहां तक ये क्या कर जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। पहले देखो हम इन दोनों का निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं कितना आता भैया, आप फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है जी, हमारा काम है कि फर्स्ट एंड सेकंड का एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। तो ये आएगा 13.6 में से माइनस कर दो 3.45, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा ये 10.15 ईबी, यानी कि इन दोनों का सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाता है 10.15। तो यहां तक तो ये कर जाएगा क्योंकि ये इससे क्या है, कम है। अब चेक करते हैं थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस चेक करते हैं जी कितना आता, ये 13.6 ईबी 1.51, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 12, ठीक है, 12.09 ईबी हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है थर्ड, और ये भी क्या है, इससे कम है, ठीक है, ये भी लेस देन है 12.9 ईबी और ये भी लेस देन है 12.9 ईबी से, ठीक है। तो यहां तक भी एक्साइट हो जाता है और यहां तक एन बराबर 3 तक भी एक्साइट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम है। अब फोर्थ और इसकी चेक करते हैं, फोर्थ और फर्स्ट की, 4 एंड 1 वाले की, ठीक है, इसकी चेक करते हैं कितनी आती है। 13.6 में से माइनस कर दीजिए कितना बच्चों, 0.85, 0.5 आ जाता है, और ये 15 7, और ये होगा 12.75 ईबी, ये भी क्या है 12.9 ईबी से बच्चों क्या है, कम है। तो यहां तक भी ये एक्साइट हो रहा है, यानी कि एन बराबर 4। अगर चेक करते हैं एन बराबर 5 और किसका भैया 1 का डिफरेंस चेक करते हैं, 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 13.6 में से आप माइनस कीजिए 0.54, ये आ जाता 6 और ये आ जाता 0 और आता 13, जो कि क्या है बच्चों ज्यादा हो जा रहा है कि सर 12.9
9 eV से। तो यहाँ यहां तक ये एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि इसकी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है, जो हमारे पास बीम है, उसकी एनर्जी क्या है भैया, उससे उसकी एनर्जी क्या है यहाँ पर कम है, बट लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस है क्या है, वो ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक एक्साइट नहीं हो पाएगा। ये कहां तक एक्साइट हो पाएगा, n बराबर 4। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां तक एक्साइट हो पाया, n बराबर 4, यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल। और एक्साइटेड स्टेट बोले तो फोर्थ एनर्जी लेवल तक ये एक्साइट हो पाया, बट लेकिन एक्साइटेड स्टेट कौन सी है इसकी, थर्ड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक ये इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा, एक्साइट हो पाएगा। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालिए फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज। कल मैंने आपको बताया था भैया, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज। तो भैया फर्स्ट मेंबर किसका, पास्टन सीरीज का। पास्टन सीरीज कब होती है, लाइमन बाल्मर पास्टन, लाइमन फर्स्ट, बाल्मर सेकंड, लाइमन बाल्मर पास्टन, लाइमन बाल्मर और पास्टन। लाइमन बाल्मर और पास्टन, पास्टन सीरीज कब होगी बच्चों बताइए। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो यहाँ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज। और पास्टन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, पास्टन सीरीज का फर्स्ट मेंबर ये होगा n बराबर 4 से जब n बराबर 3 में आएगा तो ये होगा फर्स्ट मेंबर ऑफ द पास्टन सीरीज। n बराबर 5 से जब n बराबर 4 में आएगा तो ये होगा सेकंड मेंबर ऑफ द पास्टन सीरीज। बट लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज की वेवलेंथ पूछी गई है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज की वेवलेंथ के लिए आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा लो, रैडबर्ग फॉर्मूला। रैडबर्ग फॉर्मूला क्या है बच्चों, फटाफट बताओ, रैडबर्ग फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, रैडबर्ग फॉर्मूला आपने रेडवर्क फॉर्मूला यूज कर लेना है, 1/लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन, मैंने आपको बताया था n स्क्वायर f माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर आई। तो इसको आपने यूज कर लेना है। और ठीक है, इसको आपने यूज कर लेना। अब जैसे कि फर्स्ट मेंबर है n बराबर 4 टू n बराबर 3, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन है n बराबर 4, यानी कि एन आई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 4। और फाइनली कहां पहुंचा वो, फाइनली कहां पहुंचा n बराबर 3 में, यानी कि एन एफ की वैल्यू आप यहां रख दोगे 3। तो भैया 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच की वैल्यू 1.07 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 अपॉन n स्क्वायर एफ, एफ की वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर, और आई की वैल्यू, एन आई की वैल्यू कितनी बच्चों 4 स्क्वायर। ठीक है, इसे रख के आप सोल्व कर लोगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा आप निकाल पाओगे। ध्यान रखना इसका रेसिप्रोकल कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको भाई सीबीएसई में मिल सकता है, और कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें एक ही कलर हो, सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर वाली लाइट, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम excites the hydrogen atom from its ground state to a higher state, यानी कि फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये एनर्जी लेवल्स आपको दिए हुए हैं बच्चों। एक और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है जिसके वेवलेंथ है कितना, 975 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइट कर देता। ठीक है, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ एनर्जी -13.6 ईवी, इसकी एनर्जी माइनस के 3.45 ईवी, और ये होती है माइनस के 1.51 ईवी, -0.85 ईवी। ठीक है, और उसके बाद सोन 0.54 ईवी, एन बराबर 5 की। अब बात करते हैं कि भैया फोटोन आ रहा है, उसके पास इतनी वेवलेंथ है। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और ये बताना कि कौन से स्टेट में पहले तो एक्साइट होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस वहां से कितनी आएंगी, और विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब क्वेश्चन काफी घूम गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं समझ में आ पा रहा कि क्या करना। पहले तो हम निकाल लेते हैं भैया कहां तक ये
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहां तक, कौन से एनर्जी स्टेट में ये जाएगा, कौन से ऑर्बिट तक ये एक्साइट हो पाएगा, n बराबर 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में है, कौन से स्टेट तक ये जाएगा वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो इससे रिलेटेड एनर्जी निकाल लो। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको एनर्जी दी हुई थी, इस क्वेश्चन में क्या है, वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ना, इससे रिलेटेड एनर्जी निकालनी है। और आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली इसको जो है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, E इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा बच्चों, एच सी अपॉन लैम्डा, इससे आप एनर्जी निकालते हैं। इससे एनर्जी आएगी किस में आएगी, जूल में आएगी। मैं डायरेक्ट आपको ईवी का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, 12400 रखो अपॉन लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रख दो 975 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो है 975 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। और इससे आपको जो है एनर्जी निकल के आएगी किसमें, ईवी में। किसमें निकल के आएगी बच्चों, ये एनर्जी निकल के आएगी ईवी में। और तकरीबन 12400 बटे 975, 12400 डिवाइडेड बाई 975 कितना आएगा, 10 11, इसको डिवाइड करते हैं तकरीबन 12 पॉइंट यानी कि 1000, 12 पॉइंट ज्यादा ही आएगा, 12.7 के आसपास आ जाएगा, 12.75 के आसपास ये एनर्जी आने वाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, ये फॉर्मूला याद कर लो, 12400 और लैम्डा आप रखोगे एंगस्ट्रॉम में, तो ये ईवी में आपको जो है डायरेक्टली एनर्जी आपको मिल जाएगी। वैसे आप एच सी वाई लैम्डा वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, आप उसे रखोगे, एच की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू रखोगे, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो काफी लेंथी पड़ जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, डायरेक्टली आपको एनर्जी मिल जाती है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल गई। इतनी एनर्जी हमारे पास 12.7 ईबी एनर्जी आपके पास आती है। तो ये कहां तक एक्साइट करने वाला है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देख लो। और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि एनर्जी डिफरेंस ये जो है फिफ्थ और फर्स्ट का कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। और उससे पहले जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा था 12.9 आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये कहां तक एक्साइट करने वाला है, आप फोर्थ और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस निकालो। एनर्जी डिफरेंस किसका, फोर्थ और फर्स्ट का। ठीक है भैया, 13.6, 13.6 और 0.85, 0.85। ठीक है, ये हो गया 5 और 12.75, और ये आ जाएगा कितना, 12। और ये इसी के आसपास ये एनर्जी है 12.7। ठीक है, तो ये कहां तक एक्साइट कर जाएगा बच्चों, ये एक्साइट कर जाएगा n बराबर 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है कितनी, डायरेक्टली 4। अब बात आती है भाई, हाउ मेनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल, कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पहुंच चुका है n बराबर फोर्थ, फोर्थ एनर्जी स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है। अब जब ये यहां से नीचे आएगा, या तो ये फोर्थ से कहा सकता है थर्ड, और फोर्थ से आ सकता है सेकेंड, और फोर्थ से आ सकता है फर्स्ट, और यहां से सेकंड से आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या होगा जी, n2 क्या है, n1 क्या है, n1 जहां इनिशियल इलेक्ट्रॉन है कितना है, कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। n1 यहाँ पे मैं कितना रख देता हूं, n1 मैं यहाँ पे रख देता हूं बच्चों 1, उसको मैं मिटा लेता हूं, n1 को रख देता हूं मैं 1। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, चलो n1 यहाँ पर कितना हो जाता है बच्चों, n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है यहाँ पर कहाँ, 4। तो 4 से किस में आ रहा है, 1 में। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखते हो, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाती है यहाँ पर, n2 माइनस n1 यानी कि 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 1 3 और प्लस 1 4,
3 to the 6 कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई बच्चों? 6 आ गई। तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन 4 से किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वहां पर? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पे आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लिया क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डायरेक्टली फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्या बताया था? N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो यहाँ पर n2 तो हो जाएगा बच्चों, जैसे कि इस केस में n2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, और n1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? n1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। रखेंगे, सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तो डायरेक्टली 1 में आ सकता है, और एक कहाँ आएगा? 2 में आएगा, फिर 2 से कहाँ आ सकता है? 1 आ सकता है। तो यहाँ पर इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आपको दिखाई दे रही है? 3। तो यहाँ रख के इस फॉर्मूले में चेक करते हैं कितनी आएंगे बच्चों। 3 - 1 और 3 - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2, और ये हो जाएगा इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 3। और हमने डायरेक्टली भी आप देख रहे हैं, ये भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। बट लेकिन 3 तक आप सोल्व कर लिया, 4 तक आप पता लगा लोगे। अगर 5 आता है कि 5 से इलेक्ट्रॉन n बराबर 5, n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है किसमें? इसमें आ रहा है। ठीक है, अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती हैं? तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल के देखते हैं कितने आएंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर इसके लिए कितनी आएंगी? इक्वल्स टू n2 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी भैया? 5, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 5, n1 की वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 - 1 हो गया 4, इंटू ये हो गया कितना बच्चों? 5, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10। तो यहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस होने वाली है कितनी? 10। मैं समझता हूं आप सभी को कंसेप्ट समझ में आया होगा। देन आगे एक आता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों डी ब्रोगली ने क्या बताया था? वेव नेचर बताया था, और वेव नेचर जो एग्जिस्ट करता है वो डी ब्रोगली ने बताया कितना होता है वेवलेंथ? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन कितना? एम बी। कि रेडिएशन से एसोसिएटेड क्या होती है? वेव। और मैटर से एसोसिएटेड भी क्या होती है? जब कोई मैटर मूव करता है तो उससे भी एसोसिएटेड होती है वेव्स। ठीक है, अगर एक वेवलेंथ एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, और इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा? 2πr। यहां पर कितनी वेव है? 2 वेव है, तो यानी कि कितनी वेव है? 2 लैम्डा, और सरकमफ्रेंस आ जाएगा बच्चों कितना? 2πr। ठीक है, यहां पर वेव कितनी है? 1 2 3, 3 वेव, 3 लैम्डा इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस कितना बच्चों? 2πr। तो यानी कि क्वांटाइजेशन, ये ध्यान रखें, सर्कुलर ऑर्बिट स्टेशनरी एनर्जी स्टेट होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इसी के कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस, यानी कि 2πr के। और लैम्डा की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर कितना बच्चों? बाय द डी ब्रोगली रिलेशन कितनी होती है? एच अपॉन एम बी। तो एन लैम्डा की वैल्यू यहां पर डालते हैं, एच अपॉन एम बी इक्वल्स टू कितना बच्चों? 2πr। ये कहलाती है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। और एन एच अपॉन 2π, 2π इसको इधर लिया है, एम बी आर को लेके चले गए बच्चों उधर, तो ये हो गया एम बी आर। ठीक है, और ये आपका कौन सा पोस्टुलेट्स है? ये आपका बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट था, जो कि क्या था? एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का इंट्रीगल मल्टीपल होता है एच अपॉन 2π के। यहां से ये निकल के आ जाता है। डी ब्रोगली आपने जो है रिलेशन यहाँ पे यूज किया, और यहां से हमने जो है ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यहां से ड्राइव करके आ जाती है। तो बहुत से बारे क्वेश्चन आता था कि बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बताइए क्या होती है। ठीक है, तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम न्यूक्लियाई बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियाई इस सेशन को मैं यही खत्म करूंगा, नेक्स्ट सेशन में ही हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियाई में हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, हम न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और साइज ऑफ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम जो है न्यूक्लियाई को खत्म करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या टॉपिक नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट सेशन में लेके आते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद बहुत बहुत। और जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं कि अगर आपको मटेरियल कंटेंट अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी और बच्चे भी सीख पाएं। आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, बेटर करें, यही हम मैं आपसे आशा करता हूं। थैंक यू।